Most expected questions for UPSC EPFO regarding industrial relations and labor law. Welcome to my channel Project PMYP. I am here with a series of 200 questions and this is our day 2. So let us begin. If you are preparing for UPSC EPFO, this exam, this series is going to be very useful for you. So without wasting any time, moving to the next question of the day. The concept theory of industrial capitalism, dialectical materialism was developed by whom? ये हमने अपने थ्योरीज वाले लेक्चर में देखा है. कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डनलॉप जेटी, ठाकुर सी. तो हमने इसमें से 3 लोगों की थ्योरी वहां पढ़ी थी. ठीक है, तो कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डनलॉप जेटी. तो कैपिटलिज्म की थ्योरी किसने दी थी? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की. इट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स. यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, benefits India of globalization like sustained economic growth, free markets, economic globalization, privatization, etc. was summarized by. किस NCL में एक हिंट दे देते हैं. ये NCL में ही हुआ था, नेशनल कमीशन ऑन लेबर में ही हुआ था. फर्स्ट में हुआ था कि सेकंड में हुआ था? चलिए बताइए. बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लाइक सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्री मार्केट, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एक्सेट्रा वाज समराइज्ड बाय. तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था. अगर ये आप पता कर लो और आपको पता है कि 1991 में हमारे LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके बाद ही ये टॉपिक आ रहा होगा, विच मीन्स हम लोग का NCL जो 1991 के बाद हुआ है उसमें ये इंक्लूड होगा. इतना हिंट दे दिया आपको. सो आंसर हियर इज सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर. कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कब गठित हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1999. रिपोर्ट कब सबमिट की? हमने बताया था 3 साल बाद दोनों की रिपोर्ट सबमिट हुई थी, 2002. इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन वाज रविंद्र वर्मा. रविंद्र वर्मा. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स with headquarters in Geneva was formulated in. देखो, ILO और IOE दोनों का हेडक्वार्टर जिनीवा में ही है और दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर बस 1 ईयर का डिफरेंस है. ठीक है, तो आपको पता है कि ये 1919 है इसका ईयर. इसका क्या होगा? 1 ईयर का डिफरेंस है, या तो 1918 या तो 1920. आपको ऑप्शन दिया हुआ है, सो 1920 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है. The Code of Discipline in Industry was adopted by Indian Labour Conference tripartite in किस ईयर में कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडियन इंडस्ट्रीज वो अडॉप्टेड? बताओ, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में कोड ऑफ डिसिप्लिन किस ईयर में अडॉप्ट किया गया? इट वाज अडॉप्टेड इन 1958. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी होने वाला है. अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज फंडामेंटल राइट. किस आर्टिकल के अंडर है बताओ? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 19C के अंडर है. आर्टिकल 19C. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन मींस एनी कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड बाय प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन. किसके बीच में रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए ट्रेड यूनियन बनता है? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स. जी हाँ, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स परमानेंटली. ठीक है, वर्कमैन एंड वर्कमैन, workmen and employers, workmen and workmen, employers and employers, temporary or permanent, workmen and employers, workmen and workmen, employers and employers. तो इसमें आपको सबसे सही ठीक आंसर कौन सा लग रहा है? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, इन तीनों के बीच में रिलेशंस बनाना है. तो आपको पहला और दूसरा तो होगा ही नहीं. ठीक है, थर्ड और फोर्थ में देखो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन USA लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट ऑल्सो नोन एज टैफ्ट हार्टली एक्ट, ये किस ईयर में आया था? टैफ्ट हार्टली एक्ट. इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आई नो. द आंसर फॉर दिस इज 1947. इसका मेन मोटो था टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयर्स राइट बाय अनफेयर यूनियन. ठीक है, अनफेयर यूनियन प्रैक्टिसेस जो होते हैं उससे एम्प्लॉयर्स को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. Recognition of trade union industry under the Code of Discipline was adopted in which year? Question number 33. It was adopted in year 1957. Question number 34 is here on your screen, where the recruitment happens through compulsory intervention of trade union. This system is called compulsory intervention of trade union. ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है
कि सारे एम्प्लॉइज को कंपल्सरीली उस ट्रेड यूनियन का पार्ट होना पड़ता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? द सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड शॉप। ठीक है, क्लोज्ड शॉप। जो भी एम्प्लॉय अगर उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक उस ट्रेड यूनियन का मेंबर होना पड़ेगा उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी no women shall work in any establishment during the period of 6 weeks immediately after her delivery, 8 weeks immediately after her delivery, 12 weeks या 26 weeks. So answer for this is 6 weeks immediately after her delivery. The provisions of medical bonus are incorporated under which labor code? तो ये हमने आपको लेबर कोड के 2 लेक्चर्स मैंने लिए, उसमें क्लियरली बताया है कि आप कैसे पकड़ सकते हो मेडिकल बोनस। ये हमारी किस चीज की बात कर रहा है? कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, रिलेशंस या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो आप, मुझे लग रहा है बी और डी में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आंसर इसका होने वाला है सोशल सिक्योरिटी, विच इज ऑप्शन बी। मेडिकल बोनस सोशल सिक्योरिटी के अंडर आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस or part thereof in excess of 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of, gratuity किस रेट पे देनी है? 7 days, last salary, 15 days, 10 days या 26 days। इसका भी मैंने बताया था ग्रेचुटी किस बेसिस पे देनी होती है, या कंपनसेशन अगर आप उसको रिट्रेंच कर रहे हो और नोटिस पीरियड नहीं दे रहे हो तो कितना देना है आपको? 15 days, लास्ट ड्रॉन 15 days बेस्ड ऑन द रेट of wage of last drawn salary 15 days। ठीक है। नेक्स्ट, just a second. Okay, the minimum wages fixed under the code on wages 2019 must be reviewed or revised at least once in how many years? ये भी हमने कवर किया है। ठीक है। मिनिमम वेज जो फिक्स कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा मिनिमम वेज फिक्स किया जाता है? ये फिक्स किया जाता है हमारे स्टेट के द्वारा। और फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट जो है, फ्लोर वेज कौन फिक्स करेगा? ये हमारा फिक्स करेगा सेंटर। ठीक है। फ्लोर वेज, और फ्लोर वेज क्या सब देख के फिक्स करना होता है? ज्योग्राफिकल एरिया, लिविंग कंडीशंस। ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम वेज है वो कितने साल में रिवाइज करना है? शुड बी रिवाइज्ड इन 5 years। Central Advisory Board constituted under the Code on Wages 2019 is Central Advisory Board, bipartite, tripartite, body consisting central government representatives only, body consisting state and central government representatives only. Question number 39 here. तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज ए ट्राईपार्टाइट, तीनों का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है, वर्कमैन का भी, एम्प्लॉयर का भी एंड गवर्नमेंट का भी। आंसर बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑन वेजेस for which of the following appropriate government is not central government? appropriate government central government किस नहीं है? एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, नन ऑफ अबव। तो इन तीनों के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर कोड। वेज इंसेंटिव प्लान्स हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। वेज इंसेंटिव प्लान के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल, वन तो होने वाला है, लोअरिंग यूनिट कॉस्ट, लोअरिंग कैपिटल कॉस्ट, लोअरिंग डिप्रिसिएशन चार्जेस कोड। तो कैपिटल कॉस्ट तो कम नहीं कर सकते, राइट? तो थर्ड तो होगा नहीं, तो आपको ऑप्शन दिस एंड दिस यू कैन एलिमिनेट इट। बचा इंक्रीजिंग वर्कर्स मोराल, तो यस 1 इज द आंसर। तो आपको 1 किस में दिख रहा है? ठीक है, 1 and 4 and 1 and 2. Lowering depreciation charge, it is not in our hand. So answer 1 and 2 is the right answer, which is option number C is the right option. ठीक है। Next. Arrange the following steps in disciplinary procedures in the right order. Disciplinary procedures कौन कौन से होते हैं? Step by step. सबसे पहले क्या होगा? Framing and issue of charge sheet, domestic inquiry, preliminary inquiry, reporting of misconduct, notice of inquiry, findings of inquiry, examination of evidences, closure. तो सबसे पहले क्या होने वाला है इसमें? रिपोर्ट करेंगे ना, पहले तो कोई मिसकंडक्ट हो रहा होगा रिपोर्ट करेंगे, तो फोर्थ तो हमारा सबसे पहले होगा। उसके बाद फोर्थ के बाद क्या होने वाला है?
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो रिपोर्ट हुई है क्या वो सही है, तो बेसिक इंक्वायरी होगी, तो फोर्थ के बाद आपका आएगा थर्ड। फिर अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो चीज सही निकला तो फिर उसका चार्जशीट बनेगी, ठीक है। चार्जशीट बनने के बाद उसकी नोटिस इशू होगी, नोटिस इशू होने के बाद डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो आपका ये किस में आ रहा है, फोर्थ के बाद थर्ड, फिर एंड सो ऑन, इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिडनी एंड बियट्राइस वेब, which of the following methods are employed by trade unions to achieve their objective? Mutual insurance, protective labor legislation या collective bargaining? Mutual insurance, प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, तीनों में से कौन सा होने वाला है, ठीक है। ट्रेड यूनियन को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये तीनों हथियार की जरूरत पड़ती है, म्यूचुअल इंश्योरेंस भी, लेबर लेजिस्लेशन को प्रोटेक्ट भी करना है और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी, विच इज सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नेशनल कमीशन, चलो मैंने इसका आपको ईयर पहले ही बता दिया था, on labor check off system must be made compulsory for all members of registered trade union in establishment employing कितने members, check off system, ठीक है। check off system क्या होता है, पहले इसका आंसर बताइए। check off system कितने एम्प्लॉयज रहेंगे तो चेक ऑफ सिस्टम कंपलसरी है, इट इज 300 वर्कर्स। चेक ऑफ सिस्टम क्या होता है कि किसी भी कंपनी में सपोज एक ट्रेड यूनियन बनी है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी में से कुछ पार्ट डिडक्ट करके इस ट्रेड यूनियन को देता है एज यूनियन ड्यू या यूनियन फी, ठीक है। यूनियन फी के तौर पे एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट होती है, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो डिडक्ट होगी कुछ पोर्शन और वो जाएगा इस ट्रेड यूनियन को एज यूनियन फी, इसको बोलते हैं चेक ऑफ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच टाइप ऑफ यूनियन सिक्योरिटी एन एम्प्लॉय in the bargaining unit is obliged to pay dues to the union in return for collective bargaining services which it is rendering to him although he does not join the union। अगर वो यूनियन नहीं भी ज्वाइन करता है फिर भी उसको ड्यूज पे करने हैं, वो कौन सी तरह का सिस्टम होता है, इट इज क्लोज्ड या एजेंसी या यूनियन शॉप या फिर प्रेफरेंशियल यूनियन शॉप, ठीक है। So it is agency shop. Option number C is the right answer, agency shop. Next, Ahmedabad Textile Labor Association is an example of craft union, staff union, industrial union, general union. Ahmedabad Textile Labor Association, it is an example of industrial union. Craft union क्या होता है, जब सेम क्राफ्ट के लोग मिलके कोई यूनियन बना ले, कोई जरूरत नहीं है कि वो एक ही कंपनी के हो, ठीक है। Which of the following is a non-statutory body, ad hoc body, that too ad hoc body, non-statutory ad hoc body? Central Implementation and Evaluation Committee, ये तो हमारी statutory body है। Central Committee on Labor Research, it is also a statutory body। Commission on Conventions, it is again a statutory body। आता है Wage Board, it is a non-statutory body। Next, which of the following statements is related to first National Commission on Labor is correct? Commission submitted its report in 1968। चलो आपको पता है कब रिपोर्ट सबमिट हुई थी, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। इस करेक्ट, तो हमें पता है कि 1966 में फॉर्म हुआ और 3 साल बाद रिपोर्ट सबमिट की थी दोनों कमीशन ने, 1969 में रिपोर्ट सबमिट की थी, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। The commission recommended that it would not be desirable to make union recognition compulsory। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था भाई, यूनियन रिकॉग्निशन कंपल्सरी नहीं होगा तो फिर राइट्स कैसे अपने मांगेंगे, बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे होगी। Commission recommended that it would be desirable to make union recognition compulsory under a central law। So option number C is the right answer here, ठीक है। There exists hurdle in the way of healthy growth of collective bargaining in India। Which of the following are not the hurdles of collective bargaining? collective bargaining की कौन से hurdles नहीं है ये बताना है इसमें, ठीक है। Conditions of workers, तो भाई condition of worker तो depend करता है ना कैसी है collective bargaining के लिए। Promotion of lasting industrial peace,
ये भी जरूरी है कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। वॉलंटरीज इन रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन, ineffective procedure for determination of representative union, ineffective procedure, provision for elaborate adjudication machineries, comprehensive coverage of labor laws। तो देखो आपको फोर्थ वाला तो नहीं होने वाला है यहाँ पे, राइट? इनफेक्टिव तो फोर्थ तो कट जाएगा। फर्स्ट जरूरी है, कंडीशन ऑफ लेबर्स पे ही डिपेंड करता है पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो your आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following statements relating to the participation of workers in Management Bill 1990 is not correct? Workers in Management Bill. The bill was introduced in Lok Sabha on 30th of May 1990. तो अगर आपको इस बिल के बारे में पता है तो पता होगा 1990 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था और 30th मई को पास कर दिया गया था, ना कि इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला ही आपका गलत है। ठीक है, The introduction of bill was the first comprehensive legislation effort toward the promotion of workers' participation in management in India. ठीक है, पहला comprehensive legislation था to promote workers' participation in management. The bill envisaged a three-tier system of workers' participation in management. The bill provided for the appointment of inspectors and specified penalties for violating the provisions of the act when enacted. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट वन, जो कि गलत है। ठीक है, 30th ऑफ मई को ये एनेक्ट कर दिया गया था, ना कि इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस वाज इट फॉर द डे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 पे। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी ईपीएफओ में अपीयर होने वाले हैं 2023, जिसका एग्जाम 2 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।